एक गर्म अंधेरी रात, हवा में नमी, आसमान बिल्कुल खाली। दो लोग एक जंगल के बीच से गुजर रहे हैं। उनके पैरों के नीचे पत्तों के छरछराने की आवाज़ आ रही है। एक तरफ समंदर का शोर है, दूसरी तरफ डर का माहौल। एक आदमी है रवि, पंजाब का रहने वाला, 32 साल का एक नौजवान जिसके घर पर उसकी बूढ़ी माँ बीमार है। लोन का एक ढेर है और जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन रवि के सपने उसकी परेशानियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। क्या अमेरिका जाना है, वहां पर पैसे कमाने हैं और एक बेहतर लाइफ जीना है। रवि के साथ एक और आदमी है जो एक एजेंट है, जो रवि को इलीगल तरीके से मैक्सिको से अमेरिका भेजने वाला है। एक ऐसा आदमी जो हर साल हजारों लोगों को बॉर्डर क्रॉस कराता है बिना किसी गारंटी के। एजेंट कहता है, तुझे बस मेरी बात सुननी है, जो मैं कहूंगा वही करना। एजेंट के शब्दों में एक अजीब सा ट्रस्ट है। रवि ने इस सफर के लिए सिर्फ मैक्सिको से अमेरिका जाने के लिए उस एजेंट को 15 लाख रुपए दिए हैं। ये पैसे उसने अपनी बीमार माँ के नाम पर लोन लिया है और अपनी जमीन को गिरवी रखा है। घने जंगलों और तपती रेत को पार करने के बाद आज फाइनली वो दिन आ गया है जब आज रात को रवि और उसके साथ 10 और लोग यूएस बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, एक बोट में बैठ करके समुंदर के थ्रू। रात के अंधेरे में बोट आगे बढ़ता है। रवि दिल ही दिल में सोच रहा है, बस एक बार मैं अमेरिका पहुंच जाऊं, उसके बाद मेरी लाइफ सेट है। मैं अपनी बीमार माँ के दवाई का सारा खर्चा उठाऊंगा, मैं उसके नाम पर लिए सारे लोन चुका दूंगा और जो जमीन मैंने गिरवी रखी है वो सारा मैं छुड़वा लूंगा। बोट अपनी रफ्तार से समंदर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और रवि अपने ही ख्यालों में सपनों की मोतियां लेकर के अपनी जिंदगी की एक लड़ी बुन रहा है। लेकिन जैसे ही बोट शोर के पास पहुंचती है, फ्रीज, बॉर्डर पेट्रोल। एक तेज सर्च लाइट उसकी आंखों पर आ पड़ती है जो उसकी आंखों को चौंका देती है और फिर गोली चलने की आवाज आती है। सिर्फ 3 मिनट और रवि का सपना चकनाचूर हो चुका था। जो उसने अभी कुछ ही देर पहले अपनी ख्याली दुनिया बनाई थी, वो सारा सपना टूट चुका था। अब रवि और उसके साथी बॉर्डर पेट्रोल के कब्जे में हैं। इलीगल इमिग्रेशन के केस में गिरफ्तार हो चुके हैं और अब डिपोर्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, बल्कि हजारों लोग दुनिया के अलग अलग कोने से अपना घर, अपनी फैमिली और अपना सब कुछ दांव पर लगा करके एक बेहतर फ्यूचर के लिए दूसरे डेवलप्ड कंट्री में इलीगल तरीके से पहुंचने की कोशिश करते हैं। और किसी भी देश के बॉर्डर को इलीगल तरीके से क्रॉस करने को डोंकी कहा जाता है। और इस डोंकी प्रोसेस को रोकने के लिए सारे डेवलप्ड कंट्रीज अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं और टाइम टू टाइम वो अपने लीगल सिस्टम में और रिफॉर्म्स लेकर आए हैं और अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत किया है। लेकिन फिर भी ओवर द पीरियड ये इलीगल इमिग्रेंट्स का नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही गया है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लोग अपना देश छोड़ करके दूसरे देशों में क्यों माइग्रेट होते हैं, वो भी डोंकी जैसे खतरनाक प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनके जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और इसमें नॉर्मल से पैसे भी बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। और आज यूएसए इलीगल इमिग्रेशन को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा है, समझते हैं आज के इस वीडियो में। इलीगल इमिग्रेशन की कई सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन अगर ब्रॉडर स्केल पर देखा जाए तो उनमें से 5-6 रीजंस कॉमन दिखती हैं। पहला और सबसे कॉमन रीजन है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। जैसे कई लोग अपना देश छोड़ करके एक अमीर देश में जाते हैं एक बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसे कि सेंट्रल अमेरिका के कई देशों में जहां की गरीबी बहुत ज्यादा है और वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा है, तो कई सारे नौजवान एक बढ़िया लाइफ जीने के लिए अपने देश से भाग करके वो इलीगली यूएस के अंदर माइग्रेट करते हैं और वहां पर वो कोई लो लेवल का छोटा मोटा काम जैसे कि फैक्ट्री या एग्रीकल्चर में काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा मेन रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे कि सीरिया, अफगानिस्तान, साउथ सुडान जैसे कई देश हैं जहां पर लगातार वॉर्स चलती रहती हैं, वहां पर रिजीम चेंज होते रहते हैं और इसलिए वहां की इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं होती है। तो कई सारे लोग एक बेहतर लाइफ के लिए डेवलप्ड कंट्रीज में इलीगली माइग्रेट करते हैं। तीसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर और चौथा है ओवर पॉपुलेशन। जैसे कि इंडिया के कई सारे अमीर लोग इंडिया को ही छोड़ करके दूसरे देशों में माइग्रेट हो जाते हैं। पांचवा है फैमिली रीयूनिफिकेशन। किसी का बच्चा किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज में रह रहा है तो वो लोग अपने ही बेटों के साथ रहने के लिए इलीगली माइग्रेट करते हैं।
छठा है जेंडर वायलेंस। अगर कोई एक स्पेशल कम्युनिटी से है जैसे कि LGBTQ, तो अगर उसको किसी भी तरीके से सोसाइटी से एक प्रेशर मिलता है या उसे वायलेंस फेस करना पड़ता है, तो इस केस में भी लोग अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में माइग्रेट कर जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इतनी सारी वजह हैं जिनकी वजह से लोग अपना देश छोड़ करके दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में माइग्रेट कर जाते हैं, और इनमें से ज्यादातर लोग इलीगली माइग्रेट करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर इनको माइग्रेट ही करना है तो डोंकी जैसे खतरनाक प्रोसेस को क्यों चूज करते हैं, ये क्यों नहीं वहां के देश का वीजा लेते हैं और जाके वहां रहने लगें। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इनको ये पता ही नहीं है कि किसी भी देश का वीजा कैसे लेना है और उसकी कॉस्ट क्या होती है। किसी भी देश के वीजा की बात छोड़ दो, इनको अपने ही देश में पासपोर्ट कैसे बनवाना है ये तक नहीं पता होता है। और अगर ये चीजें किसी को पता भी होती हैं तो उस देश के वीजा के लिए ये किसी न किसी चीज में लैग कर रहे होते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा रुपए दे करके अपने जान को दांव पर लगा करके ये डोंकी प्रोसेस चूज करते हैं। और इसकी वजह सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस ही नहीं है। इनफैक्ट आज के दिनों में हरियाणा, पंजाब और गुजरात जैसे स्टेट्स के कई सारे गांव में आपको एडवर्टीजमेंट्स मिल जाएंगे अमेरिका, कनाडा और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचाने के लिए। और ये आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कि वहां पर पहुंच करके आप एक लेविश लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, वहां पर पहुंच करके आप अपनी घर की गरीबी दूर कर सकते हैं, और वहां तक पहुंचाने में हम आपकी मदद करेंगे। बल्कि कुछ एडवर्टीजमेंट तो ये भी क्लेम करते हैं कि हम सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको जॉब दिला देंगे वहां पर। और जो लोग एक्चुअल में वहां 10 साल 15 साल पहले पहुंच चुके हैं और वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनका ये एग्जाम्पल लेकर के ये नॉर्मल लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं कि ये देखो ये लोग गए थे और इन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की, इनका घर परिवार गरीबी से निकल करके एक अमीरी की जिंदगी जी रहा है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको हम US या कनाडा और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में हम पहुंचा देंगे। लेकिन इस डोंकी प्रोसेस में कितने दिन लगेंगे, कितने खतरों का सामना करना पड़ेगा, कितने लोग हर साल मारे जाते हैं, उन्हें कितने घने जंगल, नदी, पहाड़ और रेगिस्तान को पैदल ही क्रॉस करना पड़ेगा। इन सारी मुसीबतों को वो आपके सामने नहीं रखेंगे। वो आपके सामने रखेंगे तो बस सिर्फ एक सुनहरा सा सपना। ये आप बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आज की UPSC की कोचिंग सेंटर्स हैं, जहां पर स्ट्रगल्स और पॉसिबिलिटी को पीछे छुपा करके सिर्फ और सिर्फ आपको सपना बेचते हैं। और इस डंकी प्रोसेस के ऊपर शाहरुख खान की एक मूवी भी बनी है, जिस मूवी का नाम भी डंकी ही है। ये इलीगल इमिग्रेशन एक प्रॉब्लम है, और जहां पर आपदा होती है वहां पर अवसर भी होता है। हर कोई इस तरीके से अपना अपना फायदा निकालने के चक्कर में बैठा हुआ है, फिर वो चाहे इलीगल बॉर्डर क्रॉस कराने वाला एक एजेंट हो या फिर एक ड्रग स्मगलर जो घने जंगलों के बीच में ड्रग स्मगल कर रहा है। लेकिन इस आपदा में अवसर सिर्फ एजेंट्स और स्मगलर ने ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियन ने भी बराबर ढूंढा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जिसने सबसे ज्यादा उठाया है उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। बढ़ती इलीगल इमिग्रेशन को देख करके ट्रंप ने इसे अपने चुनाव का ही मुद्दा बना लिया और बहुत बड़ी बड़ी हांकना शुरू कर दिया कि ये लोग जो बाहर से इलीगली आ रहे हैं, हमारे देश में यही लोग क्रिमिनल हैं और यही लोग हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज्यादा वीक कर रहे हैं। We're going to build a wall. It's going to be built. For the people of New Hampshire, where you have a tremendous problem with heroin and drugs, you wouldn't even believe it. You see this place and you say it's so beautiful. You have a tremendous problem. अगर हम इनको अपने देश से निकाल दें तो हमारे देशवासियों को एक बेहतर फ्यूचर मिल पाएगा। Today our cities are flooded with illegal aliens. Americans are being squeezed out of the labor force and their jobs are taken. By the way, you know who's taking the jobs that are created? 107% of those jobs are taken by illegal aliens. तो ट्रंप ने अपने चुनावी यात्रा के दौरान ही बिल्ड द वॉल का एक नारा दिया। We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice. Build that wall. 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 और ये बिल्ड द वॉल सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि एक स्ट्रैटेजी थी जिसने ट्रंप को अमेरिका का सबसे पावरफुल इंसान बना दिया। ट्रंप ने अपने पहले ही टर्म में स्ट्रिक्ट डोमेस्टिक इमिग्रेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जिससे कि इलीगल इमिग्रेशन को रोका जा सके और अमेरिका के बॉर्डर्स को और ज्यादा सिक्योर किया जाए। बिल्ड द वॉल जैसे बोल्ड स्लोगन्स, ट्रैवल बैन्स और एग्रेसिव डिपोर्टेशन एफर्ट ने उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज को डिफाइन किया। इन पॉलिसीज ने न सिर्फ यूएस के इंटरनल सिक्योरिटी को टाइट किया बल्कि एक नई पॉलिटिकल नैरेटिव को जन्म दिया जिसको दुनिया भर ने ऑब्जर्व किया।
साथ ही डिपोर्टेशन एफर्ट के जरिए 2017 के आईसीई रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 लाख से 3 लाख लोगों को वापस डिपोर्ट किया गया उनके देशों में। ये एग्रेसिव अप्रोच डोमेस्टिक कम्युनिटीज को हिला करके रख दिया, जिससे न केवल लोगों के घर टूट गए बल्कि एक नेशन वाइड डिबेट शुरू हो गई कि क्या अमेरिका का ये डिपोर्टेशन इंसानियत और एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन इन डिबेट से ट्रंप को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपना काम उसी जोरों शोर से चालू रखा और कहा कि हम सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस उनके देश ही छोड़ेंगे। And I will send the illegal aliens back home where they belong. We have no choice. We have no choice. It's not like we cannot afford this. जहां पे अमेरिका के इस एग्रेशन पे लोग डिबेट कर रहे थे कि ये इंसानियत के खिलाफ है, ये एथिक्स के खिलाफ है, वहीं पर ट्रंप ने एक अलग ही डायलॉग शुरू कर दिया कि ये इलीगल इमिग्रेशन हमारे देश के लिए खतरा है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और फिर उनके पावरफुल स्पीचेस, रैलीज और सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू एक नैरेटिव बनाया गया जिसमें इलीगल इमिग्रेशन को एक दुश्मन की तरह दिखाया गया जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सर्कल्स ने ट्रंप के इन ट्रैवल बैन्स और डिपोर्टेशन पॉलिसीज को लेकर के बहुत तेजी से रिएक्ट किया। अमेरिका के ही अलाइज कंट्रीज जैसे कि कनाडा और यूरोपीय यूनियन और दूसरे लैटिन अमेरिका के कंट्रीज ने इसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ट्रंप के इस एग्रेशन को ह्यूमन राइट वायलेशन के रूप में देखा। लेकिन इससे ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है, ट्रंप ने वही किया जो उसको करना था। लेकिन शायद किस्मत ने ट्रंप का साथ नहीं दिया और जैसे ही वो अगला इलेक्शन लड़ते हैं वो हार जाते हैं। तो जिन पॉलिसीज को लेकर के ट्रंप बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे उनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिला। लेकिन फिर कहानी में सिक्का एक बार फिर से पलटता है और ट्रंप एक बार फिर 2025 में व्हाइट हाउस में एंट्री मारते हैं। और लोगों ने बहुत पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि ट्रंप जो चीजें कह रहे हैं उन चीजों के प्रति कितना ज्यादा एग्रेशन दिखाने वाले हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर अमेरिका जैसे इतने बड़े और डेवलप्ड कंट्रीज में कितने सारे इमिग्रेंट्स रह रहे होंगे जिनको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है और सारे लोग इसको मान भी रहे हैं। ये इलीगल इमिग्रेंट्स आखिर हैं कितने? प्यू रिसर्च के 2022 के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स 6.3 मिलियन घरों में रहते हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन अराउंड 22 मिलियन होती है और ये अमेरिका के टोटल हाउस होल्ड पॉपुलेशन का 4.8% है। प्यू रिसर्च के 2022 के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ऐसे 8.5 लाख बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब ये बच्चे तो यूएस सिटीजन्स हैं लेकिन उनके पेरेंट्स यूएस सिटीजन्स नहीं हैं। बेसिकली अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप का एक कानून है, यानी कि कोई भी अगर अमेरिका की जमीन पर पैदा होता है तो वो किसी भी देश का क्यों ना हो वो अमेरिका का सिटीजन बन जाता है। तो ये सारे लोग इलीगली जो माइग्रेट करके अमेरिका में पहुंचे वहीं पर उनके वो बच्चे पैदा हुए और उनको यूएस की सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन ये सारे लोग अभी भी अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स कंसीडर किए जाते हैं और कितने सारे लोगों को वापस डिपोर्ट भी किया जाता है। और सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स मैक्सिको और एल सल्वाडोर से इलीगल तरीके से आते हैं। ये दोनों कंट्रीज यूएस के बॉर्डर बहुत ज्यादा करीब पे पड़ते हैं जिससे इन दोनों देशों में रहने वाले लोगों के लिए यूएस में एंटर करना कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत ज्यादा आसान होता है। ये दोनों कंट्रीज इकोनॉमिकली उतना अच्छा भी नहीं कर रही हैं। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज्यादा हाई है। तो एक अच्छे फ्यूचर के लिए लोग यूएस में इलीगली माइग्रेट कर जाते हैं। ये तो थे पहले और दूसरे नंबर के कंट्रीज जो कि यूएसए से बहुत ज्यादा करीब और बहुत ही ज्यादा गरीब है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन सा देश होगा जहां से लोग सबसे ज्यादा इलीगली माइग्रेट करते हैं? ये देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। ये वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमीज में आता है, इंडिया। प्यू रिसर्च के मुताबिक जुलाई 2024 तक सिर्फ यूएसए में 7,25,000 इंडियन इलीगली रह रहे थे। अब जितने लोग इलीगली माइग्रेट करके यूएसए और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं ये लोग कोई हाई लेवल का जॉब नहीं ढूंढते हैं बल्कि ये लोग किसी छोटी फैक्ट्री में जॉब ले लेते हैं या किसी छोटे होटल में काम करना शुरू कर देते हैं या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में ये लोग मजदूरी करते हैं। इससे यूएस के एम्प्लॉयर्स को कुछ फायदा भी होता है, उनको सस्ते में लेबर्स मिल जाते हैं जिनको डरा के धमका के और भी ज्यादा काम करवाया जाता है। जब ये लोग वहां पर कम पैसों में काम करना शुरू कर देते हैं तो वहां के जो लोकल लोग रह रहे हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है क्योंकि अब उनको कोई उतनी हाई सैलरी नहीं दे रहा है और प्रॉब्लम उनके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। और ट्रंप ने इनसे कहा कि आप मुझे वोट दो और मैं इन सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को उठा करके बाहर फेंक दूंगा और फिर ये जो सस्ते में ये लोग काम कर रहे थे तुम्हारा कंपटीशन हट जाएगा और तुम आराम से काम कर सकोगे। ट्रंप ने कहा इस एक्शन से अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगी और अमेरिका के लोग और भी ज्यादा ग्रो करेंगे। साउंड्स गुड?
बट 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर की एक रिपोर्ट द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन सिटीजंस एंड ऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स ऑफ मास डिपोर्टेशन में बताया गया कि 1964 में करीब 5 लाख मैक्सिकन जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे उनको वापस मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया ताकि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनको एक अच्छी सैलरी मिल सके। लेकिन ये पॉलिसी उनको ही उल्टा पड़ गया क्योंकि जो एम्प्लॉयर पहले सस्ते में काम अपना करवा रहे थे अब उनको सेम काम के लिए ही और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे थे, तो उन्होंने ज्यादा लोगों को हायर करने के बजाय मशीन और दूसरे प्रोसेस का यूज करना शुरू कर दिया। और जो इन मशीन और प्रोसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो सिंपली अपना प्रोडक्शन ही लो कर देते थे। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 75 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस डिपोर्ट करना ये लॉन्ग रन में यूएसए की जीडीपी को 6.2% से गिरा सकता है, यानी कि $1.7 ट्रिलियन का नुकसान और इन्फ्लेशन अलग से। और ये इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए की जीडीपी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली $75 बिलियन तक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अब इनको रहने दिया जाए या निकाल दिया जाए। सबके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, जबकि यूएसए की गवर्नमेंट का कहना है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए की जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं उससे कहीं ज्यादा यूएसए की गवर्नमेंट को ही इनके ऊपर खर्च करना पड़ता है। इनके लीगल प्रोसेस में, इनके फूड, हेल्थ और सेफ्टी में यूएसए गवर्नमेंट को जितना खर्च करना पड़ता है ये अमाउंट उससे कहीं ज्यादा है जितना ये लोग यूएसए की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इलीगल इमिग्रेशन आज का कोई नया टॉपिक नहीं है, बल्कि यूएसए में 1950 से ही अलग अलग तरीके के इमिग्रेंट्स रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने इसमें नेक्स्ट लेवल का एग्रेशन दिखाया, जैसे कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को ही खत्म कर देना, मैक्सिको के बॉर्डर को और भी ज्यादा मजबूत करना और नो चॉइस बट टू गो बैक का नारा देना, यानी कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वापस जाना है अपने देश में। इवन यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया है इन इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस डिपोर्ट करने के लिए, और फिर इन्हीं मिलिट्री एयरक्राफ्ट से इलीगल इमिग्रेंट्स का डिपोर्टेशन शुरू हो गया। और फिर 100 से ज्यादा इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के अमेरिका की मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 अमृतसर में लैंड करती है और ये डिपोर्टेशन का सिलसिला अब तक जारी है और दूसरे देशों में भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजा गया। अमेरिका के इस रवैये पर कुछ देशों ने आपत्ति भी जताई, जैसे कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्ताव पेट्रो ने कहा कि यूएस कोलंबियन इमिग्रेंट्स को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकता है, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। यह इलीगल इमिग्रेशन की कहानी, डंकी का यह प्रोसेस एक सपने से शुरू होता है जो ज्यादातर टाइम लोग लोन लेकर के अपने घर को गिरवी रख करके शुरू करते हैं, लेकिन इसका एंड कुछ केसेस में अच्छा तो जरूर होता है, लेकिन अब लगता नहीं है कि अच्छा होने वाला है। यूएन के एस्टिमेट्स के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा लोग हर साल इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ये 3 लाख सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक माइग्रेंट की हिम्मत, डर और उसके सपने की कहानी होती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।